आपने जो अभी बोला, अब इसका एक फॉलोअप सवाल हर एक के मन में आता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये है। अशोक उंगली उठा रहे थे। मैं एक मिनट दादा, एक सेकंड। इसी पे बीजेपी के नेताओं से कुछ भी पूछो, वो बोलते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ गई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी है नेहरू जिम्मेदार है, वो पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण है कि ये पार्लियामेंट में सांसदों को ना पुरानी बातों के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं बताऊं, ये परस्पर की प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो कहते हैं कि हमने दंगे करवाए, वो कहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो हमने करवाया, और मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब भारत का बंटवारा हुआ है, मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भारत का बंटवारा हुआ है, और हमें कहते हैं कि हम भारत में विभाजनकारी मानसिकता लेकर के आए। तो वो भी तो कम नहीं है, तो हम भी कम नहीं रहेंगे फिर बोलने में। सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं? दादा एक फॉलोअप है, आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं भारत के बंटवारे के लिए? भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे, उसको उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अभी रुको, मेरे बात का जवाब में देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज आस्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज। भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया, वहाँ पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी, उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों ने पहले बंग किया। पहले अंग्रेजों ने बंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों का इतिहास नहीं है। दीदी, बीजेपी के एक नेता हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि बंटवारे के टाइम पर ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। अब गिरिराज की जो प्रतिक्रिया आ रही होगी वो सवाल में आ रही होगी जो उससे किया गया होगा। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप ठीक ताली बजा रहे हो, मैं चाहूँगी कि गिरिराज का सवाल भी दिखाइए ना, उसे कहा क्या गया था। तो जो उसको कहा गया होगा, मैंने आपको कहा ना स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज होते हैं ये, तो जो कहा गया होगा उसका जवाब दे दिया होगा गिरिराज ने, जो उसको बोला गया होगा। दीदी मुझे एक बात बताइए, 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि आज का जो भारत है वो पंडित नेहरू की वजह से है। एक थ्योरी ये कहती है कि जो भारत में जितनी भी दिक्कतें हैं वो पंडित नेहरू की वजह से हैं। आप किस थ्योरी को मानती हैं? मोदी जी ने हम सबकी थ्योरी इकट्ठी लाल किले से बोल दी थी, अगर आपको याद हो 15 अगस्त के अपने पहले भाषण में उन्होंने साफ कह दिया था कि आज का जो भारत है वो अकेला हम कुछ लोगों का बनाया नहीं है, जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सबका कंट्रीब्यूशन इस भारत को बनाने में रहा है, मोदी जी ने कहा। उमा जी, सन 86 के बाद से जो आप लोगों ने एक आंदोलन किया और 1992 में जो हुआ, मैंने आपको वहाँ देखा था, लखनऊ में मैं था संपादक। उस समय आप लोगों ने जो भारत, आने वाले भारत का सपना देखा था, आज मैं पूछ रहा हूँ कि जो उस समय की तस्वीर आपने भारत की सोची थी, अगर मैं कहूँ कि वो अगर परसेंटेज टर्म में आप बात करें तो वो सपना कितना पूरा हुआ है, एक सवाल मेरा है। और सिर्फ आर्थिक नहीं मैं कह रहा हूँ, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी आप लोगों ने किया था, क्या हम वहाँ तक पहुँचे हैं, कितना दूर हैं, क्या दिक्कतें हैं? और दूसरा मेरा सवाल है, क्या इस देश में अपोजिशन का भविष्य क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी तक ही रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं आगे परिवर्तन आना चाहिए, यहाँ की अपोजिशन के लिए भी एक मौका है? आपने जो पहली बात कही है कि जो सपने देखे थे 6 दिसंबर की घटना के समय पे, 6 दिसंबर की घटना की तैयारियों के समय पे और 6 दिसंबर के बाद के समय पर, उसमें हमने सांस्कृतिक एकता का सपना देखा था। और हमने ये सपना देखा है कि जैसे मैं मानती हूँ कि वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र स्थान है, जैसे मैं मानती हूँ कि मक्का मदीना मुस्लिम समाज का पवित्र स्थान है, इसी तरह से मुस्लिम और ईसाई भी माने कि अयोध्या, मथुरा, काशी उमा भारती के पवित्र स्थान हैं और वो उनका सम्मान करें। ये सपना देखा था और मुझे लगता है कि इस सपने की ओर देश को ले जाने में
सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो देश में शांति बनी रही, राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद, अभी के शिलान्यास के बाद जो शांति बनी रही, राम मंदिर के निर्माण के समय पे जो देशवासी एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के उस घटना को टीवी पर देखे, उससे साबित हो रहा है कि वो सपना कुछ हद तक पूरा हो रहा है। एक सर्वधर्म समभाव हमारे देश का चरित्र है और सर्वधर्म समभाव के अनुरूप लोगों का मन तैयार हो रहा है। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात आई, वो मुझे चिंतित करती है, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का अंतर, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का अंतर। उसके लिए गरीब आदमी का जो स्ट्रगल होता है अस्पतालों में अपने इलाज के लिए, अपना सब कुछ बेच करके भी कई बार वो नहीं बचा पाते। इस डिस्पैरिटी को दूर करना ये बहुत ज़रूरी है। और इसको दूर करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट अस्पतालों की सुविधाएं कम कर दी जाए, मैं कहूँगी कि प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं सेवा में और शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगी हुई, उनके बराबर ही सरकारी संस्थाओं का स्तर बढ़ा दिया जाए। मैं गरीबी अमीरी को घटाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं गरीबी के लोगों को अभावों की दुनिया से मुक्त होने के लिए कह रही हूँ। एक बात है। दूसरी बात आपने जो कही थी, दूसरा प्रश्न था, वो था क्या? नहीं, मैंने एक और था ना, वो विपक्ष का जी। अब मैं विपक्ष के बारे में आपको कहूंगी। देखिए, लोकतंत्र में, देखिए भाई साहब, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, एक बहुत बुद्धू व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट का मैं 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मैंने जो भूमिका देखी अटल जी के समय पर भी और अब, वो ये देखी कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी देश को चलाने की सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की होती है। बस ये है कि वो खामियों को सामने लाता है और सत्ता पक्ष खूबियों को सामने लाता है। क्या विपक्ष ने वो निभाई है परंपरा? जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और नरसिंह राव जी ने उनको जिनेवा में, पाकिस्तान ने जब ह्यूमन राइट वायलेशन का मोशन लाया था, प्रस्ताव लाया था कश्मीर में, पीओके में और कश्मीर में, उस समय पर पूरी नरसिंह राव जी की सरकार को लगा था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी है जो इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे ही पाकिस्तान को पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने प्रस्ताव वापस ले लिया था, क्योंकि उसको पता था इट विल बी डिफीटेड। तो एक समय वो था जब विपक्ष का नेता देश के मामले में एक सुर मिलाता था। और एक समय ये आया जब राहुल और प्रियंका ने और अखिलेश यादव ने कहा कि हम राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। नहीं, इनको जाना चाहिए था, राम देश के नायक हैं। देखिए, असहमति है कि आप उनको भगवान मानते हैं कि नायक मानते हैं, आप एक महापुरुष मानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानते हैं, ये असहमति आज की नहीं है, ये गुरु नानक देव, दयानंद, विवेकानंद जी के समय की है। जैसे आर्य समाजी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो महापुरुष मानते। लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं, तो वो बीजेपी नहीं गए, इसलिए तो बीजेपी का कार्यक्रम हो गया। वो गए होते तो बीजेपी का नहीं रहता। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, अगर प्रियंका, राहुल, सोनिया, अखिलेश, डिम्पल और वो क्या बोलते हैं, ममता दीदी और लालू जी, उनके बहुत सारे बेटे और बहुत सारी बेटियां और दामाद, वो सब अगर इकट्ठे आगे बैठे होते तो बताओ कैमरा किसके चेहरे पे होता? मोदी के या उनके चेहरे पे? दीदी, ये क्या ये कहना ठीक है कि जो राम मंदिर के लिए गया नहीं वहां पर उद्घाटन में, वो देशद्रोही है, वो सनातन विरोधी है? क्या ये बात सही है? जिसने कही होगी, मुझे तो इतने नाम बता दो, नहीं तो बाकी कोई कुछ क्या कह रहा है भैया, उनका स्तर है भी ये कि नहीं कि आप उनका उल्लेख करो? आप लोग भी तो ऐसा करते हो, पता है, हो गया। अब जिसने किया उसका कोई नहीं। अब दीदी, हमें एक हमारे शो के अयोध्या में तो आप भी नहीं गई थी। सर, जब अयोध्या में जब हुआ शिलान्यास, तो उस समय तो आप भी नहीं गए, आडवाणी जी नहीं गए, जोशी जी नहीं गए, विनय कटियार कहीं दिखाई नहीं दिए। जो लोग अयोध्या आंदोलन के नींव में थे वो लोग तो गायब दिखाई दिए। हम तो वहां थे। अब आप क्या सोचते हो कि हम उस आंदोलन में इसलिए भागीदारी कर रहे थे कि हमें ऊपर बिठाया जाएगा? नहीं, राम ऊपर बैठ जाए, हम तो इसके लिए आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ये तो आपका। चलिए दीदी, अब मैं इस शो के एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं और एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं जो आइए ना, ये बोलेंगे जो कि नहीं, अब सुनिएगा, ये आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आप लोग हौसला अफजाई जम के करेगा, हाँ या ना? दीदी, आज आप पुराने अंदाज और एकदम बेबाकी वाले अंदाज में दिख रही हैं। इनको देख के हो गई। हाँ, इनको देख के हो गई, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको, यहां पर आप बैठे रहिए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ। अरे सुनना निशांत, मुझे एक शेर तो बोल देने दे इन पे। हाँ प्लीज दीदी। हाँ। ओके। उनको देखने से आ जाती है जो चेहरे पर रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उमा जी, आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, एक ऑप्शन। माय गॉड। तो आप मेरे साथ वहां पर हैं, मैं चाहूंगा हर सवाल पर
जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही हैं। आइए जरा हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। दीदी आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। ये ट्वीट आपके सामने आ रहा है, देखिए। आपने ये ट्वीट किया था, संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, ये मैंने किया था 22 अगस्त 2013। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से, कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता, मैं उसको खींचती नहीं हूँ गलत। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन? अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है। अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना, वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। प्ले करिए हमारा अगला सवाल। आइए जरा, ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है, बेहतर प्रशासक कौन है? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ओके। ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि दिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके। दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है, और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है, इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है, और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना, तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं इससे अपेक्षा है। रैपिड फायर की शर्त यह कि आपको एक चुनना है। बेहतर कौन है? बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, कोई आप बात हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके, कोई बात नहीं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी, ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को। दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है, वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे, तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। मैं असदुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, और ये जरूरी थोड़ी कि आप इबादत करें, आप खाली वहाँ पे ये कहिए जो इकबाल ने कहा था कि ताजी हवा जहाँ से आ रही है वो मेरा हिंदुस्तान है, और राम का नाम आ रहा था उनके मुंह से, इमाम हिंद। हाँ, यही चले जाइए। अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है, ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे।
और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, ये तो डिफेक्टेड पीस निकला है। दीदी अब मैं आपके सामने जो अगला सवाल ला रहा हूं, बड़ा हम्बल मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसमें आप एक जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा कौन है। ये बच्चे ही नहीं लेकिन वहां पर जो गेस्ट हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे सवाल देखने के बाद। जरा प्ले करिए और एक ये बार तो जरा। लेकिन दिस इज वेरी, अच्छा ठीक है, आपकी चॉइस। दिस इज वेरी अनफेयर। सपोज कि मैं 10 लोग को पसंद करती हूँ तो। अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप सवाल देखिए फिर मुझे बताइए। okay. आप बताइए, आइए प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन? विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे वाजपेयी हो? जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए। तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे। लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे। उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है। मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यहीं नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए। वेस्ट का उतनी लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए। इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। ये दोनों का अंतर है। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन? सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी या स्मृति ईरानी जी? इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से। दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं अपने हमारे जो ऑडियंस है मैं उन पे छोड़ देता हूँ ये सवाल, और वो कमेंट करके बताएं। दीदी मैं एक बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए, पहले तो जोरदार इसके लिए तालियां होनी चाहिए।